इस भयानक सफर की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 को, जब उरुग्वे की एक युवा रग्बी टीम अपने परिवार के साथ चिली के लिए उड़ान भरती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना है। विमान संख्या 571 में सवार इन युवाओं की आंखों में जीत के सपने थे। कैबिन में हंसी मजाक चल रहा था और कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में वे मौत के सबसे क्रूर जाल में फंसने वाले हैं। जैसे ही ये विमान एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंचता है, मौसम अचानक बिगड़ जाता है। चारों तरफ घने काले बादल छा जाते हैं और पायलट का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अचानक विमान को एक जोरदार झटका लगता है। कैबिन में बैठे लोग पहले तो इसे आम बात समझकर हंसते हैं, लेकिन तभी कॉकपिट में पायलटों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। जब बादल छटते हैं तो पायलट के सामने एंडीज की विशाल और नुकीली बर्फीली चोटियां थी। पायलट पूरी ताकत से थ्रॉटल खींचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ विमान का दाहिना पंख पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है और विमान का पिछला हिस्सा हवा में ही कटकर अलग हो जाता है। उस हिस्से में बैठे कई लोग अपनी सीटों समेत हजारों फीट गहरी खाई में समा जाते हैं। विमान का बचा हुआ हिस्सा एक तेज रफ्तार स्लेज की तरह बर्फीली ढलान पर फिसलने लगता है और एक बड़े बर्फ के टीले से टकराकर रुक जाता है। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और सन्नाटा था। होश में आने पर मेडिकल छात्र रॉबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो तुरंत घायलों की मदद में जुट जाते हैं। पायलट दम तोड़ चुका था और मरने से पहले उसने गलत लोकेशन बताई थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि विमान का रेडियो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे चलाने वाली बैटरियां विमान की पूंछ में थी, जो पहाड़ों में कहीं पीछे ही छूट चुकी थी। वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। उनके पास न तो कोई सिग्नल फ्लेयर था, न इमरजेंसी खाना और न ही कड़ाके की ठंड से बचने का कोई जरिया। जैसे ही पहली रात ढलती है, तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है। बर्फीली हवाओं से बचने के लिए वे सूटकेस और टूटी सीटों से एक काम चलाऊ दीवार खड़ी करते हैं। लोग एक दूसरे के शरीर की गर्मी से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असहनीय दर्द और ठंड के कारण कई लोग उसी रात दम तोड़ देते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ बचे हुए लोगों को समझ आता है कि उनकी असली जंग तो अब शुरू हुई है। उन्हें उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेगी, लेकिन क्या ये उम्मीद वाकई सच साबित होगी या ये सिर्फ एक खौफनाक अंत की शुरुआत थी? बर्फीली सुबह की पहली किरण के साथ जब इन युवाओं की आंखें खुलती हैं, तो उनके सामने सफेद मौत का एक अनंत समंदर फैला हुआ था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फीली चोटियां थी, जहां न तो कोई पेड़ था और न ही जिंदगी का कोई नामो निशान। लेकिन इस कयामत के बीच भी उनके दिलों में एक उम्मीद जिंदा थी कि आज नहीं तो कल सरकार का रेस्क्यू विमान उन्हें बचाने जरूर आएगा। इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए रग्बी टीम के कप्तान एंटोनियो ने तुरंत कड़ा फैसला लिया। उसने बचे हुए राशन को इकट्ठा किया, जिसमें कुछ चॉकलेट की 9 बिस्किट और शराब की कुछ बोतलें ही थी। एंटोनियो ने हर इंसान के लिए दिन का राशन तय किया, सिर्फ एक चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा और एक ढक्कन वाइन। भूख से तड़पते जिस्मों के लिए ये खाना न के बराबर था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने टूटी हुई सीटों के मेटल कवर का इस्तेमाल किया, जिस पर बर्फ रखकर वे सूरज की गर्मी से उसे पिघलाते और पीने का पानी बनाते थे। इसी बीच मलबे में बेहोश पड़े नांडो पारडो को आखिरकार होश आता है। होश में आते ही उसे पता चलता है कि इस हादसे में उसकी मां की मौत हो चुकी है। यह खबर नांडो के दिल को चीर कर रख देती हेल्पसी। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी छोटी बहन सुसाना अभी जिंदा है, मगर बेहद नाजुक हालत में है। नांडो अपने सारे दर्द को भूलकर अपनी तड़पती हुई बहन के पास बैठ जाता है और उसका हाथ थाम कर वादा करता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी अचानक आसमान में एक विमान की आवाज गूंजती है, देखो वो हमें ढूंढने आए हैं। लोग खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगते हैं, हाथ हिलाते हैं और अपनी जैकेट हवा में लहराने लगते हैं। तभी विमान के पंख हवा में थोड़े झुकते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया है। कैबिन में जश्न का माहौल छा जाता है। लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं और अपने घर वापस जाने के सपने देखने लगते हैं। इस खुशी में कुछ लड़के संयम खो देते हैं और बचा हुआ राशन भी खा जाते हैं, ये सोचकर कि कल सुबह तो वे यहाँ से निकल ही जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, आसमान फिर से खामोश हो जाता है। अगली सुबह भी कोई विमान नहीं आता और न ही कोई रेस्क्यू टीम पहुंचती है। सन्नाटे की एक और खौफनाक चादर एंडीज पर बिछ जाती है। एंटोनियो जब राशन का डिब्बा खोलता है तो वो खाली था। वो गुस्से और हताशा से चीख पड़ता है, तुमने क्या किया? तुमने हमारे बचने का आखिरी मौका भी खत्म कर दिया। हकीकत अब उनके सामने आ चुकी थी। रेस्क्यू विमान ने उन्हें नहीं देखा था। अब उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था और वे इस सुनसान बर्फीले नर्क में पूरी तरह अकेले थे। क्या वे भूख की इस पहली बड़ी मार को झेल पाएंगे या बिना भोजन के मौत एक एक करके सबको अपना शिकार बना लेगी?
भूख और लाचारी अब इस बर्फीले नर्क में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। 9 दिन बीत चुके थे, शरीर की ताकत खत्म हो रही थी और हड्डियां जमने लगी थी। इसी बीच लैंडो पारडो की छोटी बहन सुसाना भी अपनी चोटों और कड़ाके की ठंड की वजह से दम तोड़ देती है। अपनी माँ के बाद अपनी बहन को भी खोने के बाद लैंडो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन इस बेहद दर्दनाक मोड़ पर बचे हुए लोगों के सामने अब अस्तित्व की सबसे क्रूर हकीकत खड़ी थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और तभी मलबे में मिले एक छोटे से पोर्टेबल रेडियो पर उन्हें एक ऐसी खबर सुनाई देती है जिसने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। रेडियो अनाउंसर की आवाज बर्फीली हवाओं में गूंजती है कि एंडीज की कड़कड़ाती ठंड और शून्य से नीचे के तापमान को देखते हुए सरकार ने रेस्क्यू मिशन बंद कर दिया है, क्योंकि अब किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं बची है। ये खबर सुनते ही केबिन में मातम छा जाता है। लोग रोने लगते हैं, चीखते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तभी नैंडो पारडो एक ऐसी बात कहता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देती है। नैंडो कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बाहर बर्फ में पड़े अपने मरे हुए साथियों के शरीर को खाना होगा। ये बात सुनते ही केबिन में सन्नाटा पसर जाता है। कुछ लोग गुस्से से चिल्ला उठते हैं, तुम पागल हो गए हो, हम इंसान हैं, नरभक्षी नहीं। कई लोग इसे अपने धर्म और समाज के खिलाफ मानते हैं और कहते हैं कि वे इंसानी मांस खाने के बजाय सम्मान से मरना पसंद करेंगे। लेकिन मेडिकल छात्र रॉबर्टो कैनेसा समझाता है कि ये कोई गुनाह नहीं बल्कि जिंदा रहने की आखिरी छटपटाहट है। वो तर्क देता है कि मौत के बाद ये शरीर सिर्फ एक बेजान मिट्टी है और उनके मृत दोस्त भी यही चाहते कि उनके जाने के बाद उनका शरीर दूसरों की जान बचाने के काम आए। काफी बहस और आंसुओं के बाद जीवित बचे लोग आपस में एक बेहद गंभीर और पवित्र समझौता करते हैं। वे एक दूसरे का हाथ थाम कर कसम खाते हैं कि अगर इस दौरान मैं मर जाता हूँ तो बचे हुए लोगों को मेरे शरीर का इस्तेमाल जिंदा रहने के लिए करने की पूरी इजाजत है। अगली सुबह रोते हुए और कांपते हाथों से रॉबर्टो कैनेसा बाहर बर्फ में दबे एक शरीर के पास जाता है। वो कांच के एक टुकड़े से जमे हुए मांस का एक छोटा सा टुकड़ा काटता है। उस पल का दर्द और हिचकिचाहट शब्दों से परे थी। कैनेसा उस टुकड़े को मुंह में डालता है और उसे देखकर एक एक करके बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इस दिल दहला देने वाले फैसले को अपनाते हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे काला और सबसे मुश्किल दिन था, जहां जिंदा रहने की चाहत ने इंसानियत की हर बनी बनाई सीमा को पार कर दिया था। लेकिन क्या इस खौफनाक समझौते के बाद वे इस सफेद मौत के शिकंजे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अपने मृत साथियों के शरीर से हिम्मत और ताकत जुटाकर अब इन युवाओं ने हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय खुद को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि पहाड़ों से निकलने का एकमात्र रास्ता पश्चिम की ओर यानी चिली की हरी वादियों की तरफ जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एंडीज की उन विशाल बर्फीली चोटियों को पार करना था जो आसमान छू रही थी। इसके लिए वे कुछ जाबाज साथियों की एक टोली तैयार करते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा राशन और गर्म कपड़े दिए जाते हैं। इसी बीच मलबे के अंदर जिंदगी और मौत की इस जंग में रिश्तों और इंसानी जज्बातों की एक अनोखी कहानी सामने आती है। लिलियाना और उसका पति खवियर एक दूसरे का संबल बने हुए थे। लिलियाना कहती है कि इस भयानक हादसे ने उसे जिंदगी की अहमियत और कुदरत के करिश्मे को और करीब से महसूस कराया है और वो यहाँ से बचकर निकलने के बाद एक और बच्चे को जन्म देना चाहती है। लेकिन हकीकत बेहद कड़वी थी। कमजोरी के कारण लोग अंदर से खोखले हो रहे थे। तभी एक रात जब सभी लोग विमान के मलबे के अंदर गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक पहाड़ों में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चोटी से छूटा एक विशाल बर्फीला तूफान सीधे उनके मलबे से टकराता है। बर्फ की एक बहुत बड़ी और भारी दीवार कैबिन के अंदर घुस जाती है और पलक झपकते ही सोते हुए लोगों को जिंदा दफन कर देती है। चारों तरफ सिर्फ घुटन, अंधेरा और मौत का सन्नाटा छा जाता है। नांडो पारडो और रॉबर्टो कैनेसा किसी तरह बर्फ से अपना सिर बाहर निकालते हैं और पागलों की तरह अपने दबे हुए साथियों को ढूंढने के लिए बर्फ खोदने लगते हैं। खवियर चिल्लाता है, प्लीज मेरी पत्नी लिलियाना को बचा लो। लेकिन जब तक वे लिलियाना को बाहर निकालते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिलियाना और उसके साथ 7 और लोग दम तोड़ चुके थे। यह कुदरत का ऐसा क्रूर प्रहार था जिसने उनसे उनके 8 और साथियों को हमेशा के लिए छीन लिया। अब वे बर्फ की मोटी चादर के नीचे पूरी तरह दफन हो चुके थे। बाहर एक भयानक बर्फीला तूफान चल रहा था जिसके कारण वे मलबे से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। कई दिनों तक वे उसी तंग और दम घोंटू कैबिन के अंदर अपने मरे हुए साथियों की लाशों के बीच कैद रहने को मजबूर हो गए। उम्मीद की आखिरी किरण भी अब मध्यम पड़ती जा रही थी। क्या एंडीज की यह कब्र इन बचे हुए लोगों का भी आखिरी ठिकाना बन जाएगी? एवलांच के उस भयानक प्रहार के बाद विमान के मलबे में कैद हुए इन लोगों को अब एंडीज में पूरे 50 दिन से ज्यादा हो चुके थे। मौसम अब धीरे धीरे बदलने लगा था और सर्दियां कुछ कम हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही जिंदा बचे लोगों के शरीर की ताकत भी अंतिम सीमा पर थी। वे जानते थे कि अगर वे इसी तरह यहाँ बैठे रहे तो एक एक करके सब मौत की आगोश में समा जाएंगे। इसी हताशा के बीच उन्हें याद आता है कि विमान का पिछला हिस्सा
यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जिसमें रेडियो की बैटरियां मौजूद है। एक आखिरी कोशिश के रूप में नैंडो पार्डो, रॉबर्टो कैनेसा और टिनटिन बर्फीले रास्तों पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटों के कड़े सफर के बाद उन्हें अंततः विमान का टूटा हुआ पिछला हिस्सा मिल जाता है। वहाँ उन्हें सूती कपड़े, कुछ चॉकलेट्स और भारी भरकम बैटरियां भी मिल जाती हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वे बैटरियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाकर वापस मुख्य मलबे तक ले जाना नामुमकिन था। ऐसे में वे वापस जाकर अपने साथी रॉय को वहां बुलाते हैं, जिसे तारों और बिजली के उपकरणों की थोड़ी समझ थी। कई घंटों की कड़वी ठंड में कांपते हाथों से रॉय तारों को जोड़ने की कोशिश करता है ताकि रेडियो को ऑन करके मदद के लिए संदेश भेजा जा सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रेडियो में केवल सन्नाटा और स्टैटिक गूंजता है। रेडियो चालू नहीं होता। ये उनके तकनीकी रूप से बचने की आखिरी उम्मीद का अंत था। निराश होकर वे वापस मुख्य मलबे की ओर लौट आते हैं। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, मौत को सीधे चुनौती देना और उन विशाल दुर्गम बर्फीले पहाड़ों को पैदल ही पार करके चिली की तरफ निकलना। नैंडो पार्डो इस आत्मघाती सफर पर निकलने की जिद पर अड़ जाता है। उसे रोकने के लिए रॉबर्टो कैनेसा कहता है कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वे पहाड़ों पर ठंड से मर जाएंगे। लेकिन तभी कैनेसा केबिन के अंदर पड़े कपड़ों और इंसुलेशन मटेरियल को मिलाकर एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग तैयार करता है ताकि वे रात के बेहद ठंडे तापमान में खुद को जमने से बचा सके। हादसे को पूरे 61 दिन बीत चुके थे। आखिरकार नैंडो पार्डो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजिंटिन अपने इस महासफर के लिए तैयार होते हैं। चलने से पहले उनके दोस्त उन्हें विदा करते हैं और कार्लेटोस उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि उसने हरी वादियों का सपना देखा है और वे जरूर कामयाब होंगे। वे अपने जमे हुए दोस्तों के मांस का राशन अपने बैग में भरते हैं और एंडीज की उन ऊंची जानलेवा बर्फीली चोटियों की चढ़ाई शुरू कर देते हैं जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा था। उन विशालकाय बर्फीली चोटियों पर कई दिनों की जानलेवा चढ़ाई करने के बाद नांडो, रॉबर्टो और टिनटिन आखिरकार एंडीज के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। लेकिन जब वे वहां से चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों ओर केवल अंतहीन बर्फीले पहाड़ों का समंदर था। रॉबर्टो पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि अब वे कभी यहाँ से जिंदा नहीं बच सकते। लेकिन नांडो हार नहीं मानता। वो दूर पश्चिम की ओर इशारा करता है जहाँ चोटियों पर बर्फ नहीं थी। वहां से लगभग 50 मील दूर चिली की हरी घाटियां थी। राशन बचाने के लिए वे टिनटिन को वापस मलबे की ओर भेज देते हैं और खुद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। नांडो और रॉबर्टो लगातार 9 दिनों तक बिना रुके कांपते पैरों से उन पथरीले और बर्फीले रास्तों पर चलते रहते हैं। भूख, प्यास और फेफड़ों को थका देने वाली इस चढ़ाई के बाद अचानक पहाड़ों का सिलसिला खत्म होता है और उनके सामने एक बेहद खूबसूरत हरी घाटी आ जाती है जहां कल-कल बहती नदी और घास के मैदान थे। 72 दिनों के नरक के बाद उन्हें आखिरकार जिंदगी की पहली गंध महसूस होती है। तभी नदी के उस पार उन्हें एक स्थानीय चरवाहा दिखाई देता है। वे चिल्लाकर उसकी तरफ इशारा करते हैं और कागज के एक टुकड़े पर अपनी पूरी आप बीती लिखकर पत्थर में बांधकर उसकी तरफ फेंकते हैं। चरवाहा तुरंत हरकत में आता है और प्रशासन को सूचित करता है। दूसरी तरफ विमान के मलबे में फंसे बाकी बचे लोग अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके शरीरों में हिलने डुलने तक की ताकत नहीं बची थी। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई आसमान से सेना के हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजती है। जब वे बाहर झांकते हैं तो सामने देवदूत बनकर आए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर खड़े थे, जिनमें उनका जांबाज दोस्त नांडो बैठा हुआ था। बचे हुए लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और नाचने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनकी मौत का ये खौफनाक सफर अब खत्म हो चुका है और वे सचमुच अपने घर जा रहे हैं। साल 1972 के इस दिल दहला देने वाले हवाई हादसे में कुल 45 यात्रियों में से केवल 16 लोग ही जिंदा बच पाए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदतर क्यों न हो, अगर आपके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद और अटूट हिम्मत है तो आप मौत के जबड़े से भी अपनी जिंदगी वापस छीन सकते हैं।